Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. First article में बैलेंसिंग फेथ एंड इकोलॉजी, कहीं ना कहीं अभी नर्मदा रिवर के अंदर जो 11,000 लीटर मिल्क को बहाया गया है उसके बारे में ये आर्टिकल है. देन फूड वेस्ट क्राइसिस के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग एंड थर्ड आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स एंड लास्ट में हम रूरल एरिया लेड कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा रिवर में कुछ रिलीजियस ऑफरिंग की गई थी एंड इसको लेके कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न को रेज किया गया. सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है. जैसे एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है. अब ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड जब वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी और कारण से, तो इसे आप क्या कह सकते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो मतलब ये आपका एक क्रिटिकल इंडिकेटर है जो वाटर की क्वालिटी को बताता है एंड खासकर इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मेजरमेंट की जाती है जो कि एनारोबिक यानी ऑक्सीजन ब्रीदिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ब्रीद करने के लिए. तो इसका मतलब ये है जब भी बीओडी की वैल्यू आपके वाटर के अंदर इंक्रीज करेगी तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि वो वाटर बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे हैंडल करता है एंड वैसे वाटर एक्ट 1974 की एम्बिट में आता है ये आपका पूरा चीज. अब अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए वेस्ट को, इसको आप बीओडी कह सकते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. एंड इसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब जितना बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका इंक्रीज करेगा उतना ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका कम होता जाएगा. जैसे बीओडी 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर आपका अच्छा है, 3 से 5 हो जाए तो लाइक आप ये कह सकते हो फेयर है, 6 to 9 पुअर है एंड 10 एंड अबव आपका पैथेटिक है. तो अब यमुना के अंदर 80 प्लस आपको ये देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है ये इकोलॉजिकली डेड है. एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है, बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो सफोकेट करके मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका इस तरह से ड्रॉप करेगा कि उनके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है. बिकॉज 4 से 5 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी के नीचे वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब जनरली इससे यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है बिकॉज जैसे ही बीओडी आपका इंक्रीज होगा तो ऊपर ग्रीन काई आग के जम जाएगी एंड जैसे ही एल्गल ब्लूम होगा तो इससे सरफेस पूरा आपका कवर हो जाएगा, ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा एंड जो अंडर वाटर प्लांट्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ज्यादा डिप्लीट होती जाएगी. अब जब ये एल्गी मरते हैं तो ये सिंक करते हैं बॉटम पे एंड जैसे ही सिंक करते हैं तो ये बैक्टीरिया इन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और तेजी से आपकी डिप्लीट होने लगती है. तो कहते हैं कि भाई देखो इकोलॉजिकल स्ट्रेस तो आपको देखने को मिलता है. जो रिलीजियस ऑफरिंग है जैसे मिल्क, ऑयल, फ्लावर, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, माइक्रोबियल एक्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी. कई बार जैसे गणेश चतुर्थी एंड बाकी अवसरों पे आप सिंथेटिक पेंट वाली जो दुर्गा पूजा के टाइम पे, गणेश उत्सव के टाइम पे जो मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपकी. एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो जिस स्केल पे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो की है, तो जिस स्केल में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी एक इकोलॉजिकल थ्रेट है आपके सामने. तो कहते हैं कि भाई हमें आज की डेट में एक पॉलिसी इसको लेके बनानी चाहिए. कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग वॉर आपको देखने को मिलती है. आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 जो हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है. तो इनके दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को आप फॉलो कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के केस में आपको देखने को मिलता है. एंड कहीं ना कहीं अगर साइंटिफिक डाटा आपके पास नहीं है तो तब तक आप इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाइए या इसको मॉनिटर करने की कोशिश कीजिए. सीपीसीबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आर्टिफिशियल टैंक क्रिएट करके आप इस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑफर कर सकते हैं. एंड मोर ओवर आप ये मान के चलें कि भाई जैसे एनजीटी मॉनिटरिंग करती है मेजर आपकी रिवर्स को, जैसे यमुना के अंदर भी, तो हमें बाकी रिवर्स के ऊपर भी ऐसे ट्रैक करना चाहिए. तो एक पर कैपिटा लिमिट होती है, आप जैसे मेजर घाट्स में देखते हो वाराणसी के अंदर, वैसी एक आप पर कैपिटा लिमिट यहाँ पे इंपोज कर सकते हो. एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो
एंड लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करने का काम कर सकते हैं, जिससे ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। तो ये आपका पहला आर्टिकल है एंड जिसके ऊपर बेस्ड आपका मेंस और प्री का क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। अब देखो, इंडिया में कंजम्पशन ग्रोथ तो आपको देखने को मिल रही है, बट इसमें एक चीज आपको जो प्रॉब्लम दे रही है वो है फूड वेस्ट। तो एड्रेसिंग इंडियाज फूड वेस्ट फ्रॉम स्कार्सिटी टू सस्टेनेबिलिटी। तो कहते हैं इंडिया के सामने दोहरी मार है। एक तरफ भारत के अंदर 194 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, और दूसरी तरफ हम लगभग 1.5 लाख टन फूड को, लाख करोड़ के फूड को वेस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है। कहते हैं एक तो फूड लॉस होता है, एक होता है आपका फूड वेस्ट। तो फूड लॉस क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक नहीं है इनको स्टोर करने की। तो हार्वेस्ट के टाइम पे हम अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक का सपोर्ट नहीं है, और वेदर का भी एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से खेती की जो आप ये कह सकते हो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम फूड वेस्ट की बात करें तो जो कंजप्शन पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जैसे घर के अंदर जो हम वेस्ट करते हैं वो चीजें होगी, कंज्यूमर का बिहेवियर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। रिटेल स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई अगर किसी डेट की बेस्ट बिफोर वाली डेट निकल गई तो उसे थ्रो कर देते हैं, वो चीज। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो बड़ी जॉइंट वेडिंग्स होती हैं वो होगी, बफेज हो गए, एंड इवन जो आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर तो जैसे कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि पार्टीज के अंदर खाना बच जाता है, उसे डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं गलत है। तो कहते हैं कि भी देखो, स्केल ऑफ इन एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है, और जहां पे आप देखते हैं कि 70 से 80 मिलियन टन हम वेस्ट जनरेट करते हैं, एंड ऑन एन एवरेज बेसिस 55 किलो 55 केजी एनुअल फूड वेस्ट होता है हर हाउस होल्ड के अंदर। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 8% प्रोड्यूस को ही प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है, जहां पर यूएस 65 और चाइना 23% करता है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा, इससे अप्रोक्सीमेटली हम 1 ट्रिलियन का लॉस को बचा पाएंगे जो ग्लोबली आपको देखने को मिलता है। तो कहते हैं देखो, ये लॉस की बात नहीं है, आप एक्चुअल में जब ये फूड डिकम्पोज करता है तो इससे मिथेन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी, एंड ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, एंड इसका एमिशन के कारण आप ये मान के चलो कि काफी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को रोकने में। मोर ओवर लैंड, वाटर, एनर्जी, इन सब का भी वेस्ट है। लगभग आप ये मान के चलो कि जितना हम राइस वेस्ट करते हैं, इससे 5000 लीटर पानी आपका वेस्ट होता है। अब कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले आप पीएम किसान संपदा योजना के बारे में देखिए। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जहां पे हम फोकस कर रहे हैं मेगा फूड पार्क्स को या इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज को बिल्ड करने की। फिर टॉप स्कीम टमाटो, अनियन, पोटैटो, पहले तो सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन में ये 3 आती थी, बट अब हर पेरिशेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल इसमें इंक्लूड की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने सेग्रीगेशन की बात की है, जहां पे आप कह सकते हो कि बल्क हो चाहे आपके मॉल्स हो, जो बल्क जनरेटर्स हैं उनको भी कहा गया है कि भाई आप ऑन साइट लाइक प्रोसेसिंग करेंगे अपने वेस्ट की। मिशन लाइफ गोवर्धन में भी हम कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन को प्रमोट करने की, एंड इसको कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर कन्वर्ट करने की। तो कहते हैं कि भाई अभी तो अपने को सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज के ऊपर फोकस करना होगा। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पाएंगे तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। अभी लेजिस्लेशन हमारा यहाँ पर नहीं है, तो हमें ये इसके लिए मैंडेटरी डोनेशन का एक सुपरमार्केट के लिए लेजिस्लेशन लेके आना होगा। फर्स्ट माइल एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जब तक इनके पास आप लाइक ये मैकेनाइजिंग, ड्राइंग या आप ये स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप ट्रांसपेरेंट डाटा क्रिएट कीजिए नेशनल लेवल पे, जहां पर आप वेस्ट को ट्रैक कर सके, एंड इसको कैसे रेमेडीज के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं वो उसके ऊपर फोकस कीजिए। देन हमें अपनी कल्चरल वैल्यू को यहाँ पे प्रमोट करना होगा। फूड ही भगवान है, यानी अन्न ब्रह्मा। हमें इसको सिविक सेंस के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड ये आपके कुछ क्वेश्चंस है मेंस और प्री के, जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रहा हूँ। मेरे राइट हैंड में थोड़ा पेन है, तो जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट में थोड़ी तकलीफ आ रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड। तो अभी एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की जो बेंच है ये डिसाइड करेगी कि फीमेल जेनिटल जो
म्यूटिलेशन है ये अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि 7 साल की उम्र में कुछ इस्लामिक आप ये कह सकते हैं कि सब कैटेगरीज है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये क्या करते हैं फीमेल के जो आप ये कह सकते हो कि जेनिटल पार्ट है उसको कट कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई देखो एक्चुअल में ये जो फीमेल जेनिटल का पार्ट हम कट करते हैं ये एक्चुअल में इस्लाम में प्रमोट किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम है प्रैक्टिस में, ये कैसे और किस तरह से ऑपरेट करती है। तो कहते हैं कि भाई इसमें बच्चे की कंसेंट ली जाती है। तो वैसे भी ये बात कही जाती है कि भाई 7 साल की बच्ची कंसेंट कैसे दे सकती है? तो मतलब एक बात ये आ जाती है कि भाई ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आती, तो ये एक इस बात की वजह से इसे चैलेंज किया जा रहा है। कहते राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए आर्टिकल 25 से 26, बट इसमें किसी भी तरह का अगर फिजिकल हार्म होता है तो स्टेट को ये पावर है कि वो उस चीज को क्या कर सकती है, लाइक चेक कर सकते हैं, उस प्रैक्टिसेस को रोक लगा सकती है। मोर ओवर अगर हम स्क्रिप्चुअल बेसिस की बात की जाए तो कहीं भी कुरान या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर इसका वर्णन नहीं किया गया, इसका मेंशन नहीं किया गया। एंड ये कहा जाता है कि भाई इसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से महिला को गुजरना पड़ता है। अब कैसे? इसमें बहुत ज्यादा पेन होते हैं, ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होने का डर है। एंड कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसीजर में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं नॉन स्टेराइल होते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। क्रॉनिक पेन रह सकते हैं, नर्व्स को किसी को डैमेज कर दिया गया हो तो। एंड कहीं ना कहीं बाद में सी सेक्शन के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एंड कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी सेक्स के टाइम पे पेन की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड कई बार मेंटल हेल्थ के ऊपर और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। अब कहते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि भाई सोशल कहीं ना कहीं कन्वेंशन है ये कि भी एक कन्फर्मिटी प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इसके लिए हाँ भर देता है। मोर ओवर ये कहा जाता है कि भाई आप चाइल्डहुड से वुमेनहुड में चले गए हो, इस तरह का ये एक राइट है। फिर ये बिलीफ है कि इसमें टेम फ्रॉम लिम्डो इंश्योर किया जाता है कि भाई एक प्री मटर्नल वर्जिनिटी एंड मटर्नल फिडिलिटी को कहीं ना कहीं आप इंश्योर करते हो। एंड एडिशनली अगर बात की जाए तो यहां पर इस पार्ट को रिमूव इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये ब्यूटी और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये भी जानते होंगे इस्लाम में प्योरिटी के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। तो रिलीजियस मिसकंसेप्शन है, बट कहीं ना कहीं इसका कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, कोई उसका रिलीजियस बेस नहीं है। काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये ऑलरेडी बैन है क्योंकि ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। तो कहते हैं कि भाई देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने तो साफ साफ कह रखा है कि आईपीसी सेक्शन 320 एंड 326 के अंडर, ये तो पॉस्को एक्ट के अंडर आता है। मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव का स्टैंड ये है कि भाई ये प्रैक्टिस वायलेट करता है चाइल्ड के राइट को और सेफ्टी को। तो जुडिशियरी इसमें क्लैरिटी देगी कि भाई ये वेदर ये इलीगल है कि नहीं। एंड कहीं ना कहीं इसे आर्टिकल 21 की लाइट में इंट्रोस्पेक्ट किया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए प्रैक्टिस, मतलब इस प्रैक्टिस को अगर बैन किया जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए मेंस का और प्री का ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट हाउस होल्ड कंजम्पशन के बारे में। तो अभी रिसेंटली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया गया। रूरल एरिया की कंजम्पशन आउटपेस कर रही है अर्बन एरिया को, ऐसा कहा जा रहा है कुछ स्टेट्स के अंदर। तो कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे क्या होता है कि एक महीने के अंदर आपने कितना खर्चा किया। जैसे इंडियन गवर्नमेंट इसमें मेजर करती है कि आपने कितना पैसा स्पेंड किया, एंड ये स्पेंड किस में किया, पल्सेस में किया या किस में किया, लिविंग स्टैंडर्ड पे किया, वो चीज यहाँ पे काउंट की जाती है। तो कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है इसको डाटा को कलेक्ट करता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर 5 साल पे ये कंडक्ट किया जाता है एंड इससे पॉवर्टी इनइक्वालिटी के लेवल का भी एस्टिमेट लगाया जाता है। तो कहते हैं इसमें मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को देखा जाता है, बट डिफिकल्ट है उसे कैलकुलेट करना, तो इसके लिए हम ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। अब दो लेवल पे नॉमिनल और रियल लेवल पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल में आपने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना पैसा खर्च किया, जैसे 2011 में 1000 रुपए किया और बाद में 4000 किया, तो दोनों के बीच में 3000 का गैप आ गया। तो यहां पर उस लेवल के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है, बट रियल में इसमें हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके एक्चुअल आपने कितना एक्सपेंडिचर किया उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो कहते हैं कि बिहार और उड़ीसा जैसे एरिया आपके लीडर साबित हो रहे हैं। एंड मोर ओवर अर्बन रूरल रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है कुछ एरिया में, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहां पे अब ये देखने को मिल रहा है कि अर्बन ग्रोथ से ज्यादा रूरल एरिया में आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई रूरल एरिया में फूड के ऊपर स्पेंडिंग कम हो गई है 52% से 46%। अब इसे आप इस तरह से लगा सकते हो, आप पहले 100 रुपए कमाते थे
तो उस 100 रुपए में से 52 रुपीज आप किसके ऊपर खर्च करते थे, लेट्स से फूड के ऊपर। अब इस केस में क्या है कि आप लेट्स से 150 रुपए कमा रहे हो और लेकिन आप आज भी 60 रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां पर उस हिसाब से कम हुआ है, ये मत मान के चलना कि एक्चुअल में पैसा लोगों ने कम खर्च करना स्टार्ट किया। तो अर्बन फूड स्पेंडिंग भी आपकी कुछ इसी तरह से ड्रॉप हुई है। तो कहते हैं कि जब भी लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है तो पहली बात तो इनकम के प्रोपोर्शनेट जो फूड की स्पेंडिंग है वो कम होती है, फिर लोग एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो कहते हैं कि भी देखो एक बात अच्छी ये हुई है कि लोगों की स्पेंडिंग सीरियल से बढ़कर अब किसमें मिल्क, फ्रूट्स, एग्स एंड प्रोसेस्ड फूड के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो जो आपकी डाइट है वो रिच हो रही है। मोर ओवर अर्बन रूरल डिफरेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब है इक्विटेबल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, वो भी एक अच्छी चीज है। एंड साथ के साथ चैलेंज हमारे को कुछ ये देखने को मिलता है कि भाई जैसे छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में आज भी आपको लाइक ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर मॉडल ही देखने को मिल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कहते हैं कि भी अभी हमें अपनी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट को अपग्रेड करने की जरूरत है, इससे पॉवर्टी का एस्टिमेट और बेटर लग पाएगा एंड जीडीपी कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके 2 क्वेश्चन हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।